स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं फुल एंड फाइनल की। आपको बता दें, हम लगातार नजर बनाए हुए हैं उत्तराखंड की घटना पर, लेकिन 55 घंटे से जारी है उत्तराखंड के रेणी गांव में जिंदगी की तलाश। और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। 55 घंटे हो चुके हैं जब लगातार उत्तराखंड में जिंदगी की तलाश की जा रही है। एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि 120 मीटर पार कर चुके हैं राहत और बचाव कर्मी। 60 मीटर और जाना है अभी। त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने कहा है कि 200 से ज्यादा भी हो सकती है लापता लोगों की संख्या। अभी तक जो आंकड़ा सामने आ रहा था उसमें बताया जा रहा था कि लगभग 200 लोग हैं जो लापता हैं अभी, लेकिन अब मुख्यमंत्री का खुद ये कहना है कि ये संख्या बढ़ सकती है, इससे कुछ ज्यादा हो सकती है। लेकिन तपोवन टनल में अभी भी 39 लोगों के फंसे होने की आशंका है और इसके तहत यहां पर तेजी से राहत और बचाव का काम चल रहा है। बेहिसाब मलबे से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी भी हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो मलबा यहां इकट्ठा है उसकी वजह से दिक्कतें हैं राहत और बचाव के काम में। लेकिन डीआरडीओ की टीम अभी भी त्रासदी की असली वजह जानने में जुटी हुई है। ये भी जानकारी दी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने। उन्होंने बताया कि ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। डीआरडीओ की एक स्पेशल टीम है जो ये पता लगा रही है कि आखिर वजह क्या थी इस बड़ी घटनाक्रम के लिए। लेकिन हम आपको लगातार ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इस टनल के अंदर की तस्वीरें हैं, तपोवन टनल के अंदर की। हमारे साथ कुमार कुंदन टनल के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां पर ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मेरे सहयोगी कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक 120 मीटर तक पहुंच चुके हैं, बस 60 मीटर का और फासला बाकी है जिसके बाद इस टनल में अंदर तक जा पाएंगे। लेकिन क्या उम्मीद अब दिखाई दे रही है और क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी उम्मीदों की जो आस है वो लोगों की टूटी नहीं है? बहुत उम्मीद भरी नजरों से लोग अभी भी इस राहत और बचाव के काम को देख रहे हैं। बिल्कुल, और नाउम्मीद नहीं हुए हैं। शायद यही वजह है कि बड़े स्तर पर रेस्क्यू की टीम चल रही है। एक जानकारी अभी लेटेस्ट देना चाहूँगा कि नेवी से मार्कोस की टीम बुलाई गई है जो कि एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि टनल के अंदर जो बड़े टनल है, छोटे टनल हैं, जो डेटा है उसके हिसाब से 1 सेकंड में तकरीबन 14 इंच पानी का लेवल जो है वहाँ पे आता है और छोटे टनल में 1 सेकंड में 6 इंच आता है। तो पानी जो बार बार आ जा रहा है टनल के अंदर, उससे जो रेस्क्यू की टीम है, एक बार मैं मदन को बोलना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं कि जो काफ़ी जो है गाद जो है वो जमा हो जाता है और उसको निकालने में बड़ी परेशानी होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशलाइज्ड रूप से नेवी के जो है मार्कोस कमांडोज को बुलाया गया है और उनको अभी टनल के अंदर भेजा गया है। ये टनल के अंदर जाके ये देख रहे हैं कि जो वाटर का जो लेवल है या वाटर डिस्चार्ज जो हो रहा है, उस डिस्चार्ज को कैसे रोका जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू कम समय में किया जा सके। आईटीबीपी हो, इंडियन आर्मी हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, अब तक तो थी ही, लेकिन पहली बार नेवीज के मार्कोस कमांडो अंदर गए हैं। तो ये जो मल्टीपल एजेंसीज जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और कोशिश उनकी ये है कि जो 60 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उम्मीद की किरण और भी ज्यादा तेज होती जाएगी और उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पे अंदर जो है अलग अलग उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, जो उनकी खूबियां हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे उसके लिए कितनी भी एजेंसीज का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, उन सबका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अभी क्या अपडेट है? आपको चमोली महाआपदा का अपडेट देते हैं और वो पहले देने के लिए आपको ग्राफिक वॉल पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे सभी जुड़ चुके हैं, उनके पास इसके बाद चलेंगे और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि चमोली में जो महाआपदा हुई उसको लेकर अभी तक क्या अपडेट मिल रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है, इसकी वजह से ये जानकारी मिली है कि जिंदगी बचाने के लिए 55 घंटे के बाद भी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट, 55 घंटे हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी आगे जारी है। तीनों सेनाओं के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और जैसा कि अभी कुमार कुंदन ने जानकारी दी, इसमें नेवी के स्पेशल कमांडोज जो है मार्कोस, उनको भी अब शामिल कर लिया गया है। आपदा में मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंची है और करीब 170 अभी भी लापता है। लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने खुद ही ये कहा है कि ये संख्या बढ़ सकती है जो लापता हैं लोग अभी तक। तपोवन टनल में 39 लोगों के फंसे होने की आशंका है और इसी के तहत ये तेजी से काम किया जा रहा है, जो राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुंच पाएं जहां पर जिंदगी अभी भी मौजूद है। टनल में दिन रात काम चल रहा है, मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है और जहां पर भी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर करने का काम भी किया जा रहा है। राहत कार्य के लिए उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ का एक फंड जारी किया है। उत्तराखंड सरकार लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए, केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। इस वक्त की बड़ी खबर लेकिन क्या आ रही है वो आइए आपको बता देते हैं। महातबाही के बाद रेस्क्यू के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से मदद ली जा रही है, उनकी मदद ली जा रही है ताकि तेजी से काम किया जा सके। रेस्क्यू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर रडार से भी मदद ली जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर रडार जो है उसकी मदद ली जा रही है। इससे दरअसल
डेप्थ का अंदाजा लगाने के लिए मदद मिलती है। इस रडार का इस्तेमाल किया जाता है कि कितनी गहराई है उसे नापने के लिए। हेलीकॉप्टर में लगाया जाता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार। ये देखिए तस्वीरें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार को हेलीकॉप्टर में लगाया जाता है और इसके जरिए ये नापा जाता है कि कितनी गहराई है, कहां तक पानी आया है। लेकिन इस वक्त सीधे हम लोकसभा का रुख करना चाहेंगे। वहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं लोकसभा को, सुनते हैं उनके। लगभग 5600 मीटर ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो ग्लेशियर लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का था, जिसके कारण रूसी गंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की परिस्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, रूसी गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा कर दी है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। रूसी गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग 25 से 35 लोगों को फंसे होने का अनुमान है। इस टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर अहर्निश जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजीक 13 छोटे गांव एक पुल से जुड़े हुए थे। पुल बह जाने के कारण संपर्क कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया की जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक ईटीएफ इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रही है। एक मेडिकल कॉलम, 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर बचाव कार्य में के लिए पहुंच चुकी है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी एक आर्मी का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। टनल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। हमारे लोग काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग को जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम भी हिमस्खलन की निगरानी कर रही है, जो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग दिनांक 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ कार्य करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में जुटी हुई है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ वहीं पर तैनात है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी
5 हेलीकॉप्टरों को बचाव और राहत कार्य के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली पूर्ण कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष SDRMF में लगभग 1000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है उत्तराखंड राज्य के लिए, जिसमें से केंद्र का अंश 468 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। मैं सदन को केंद्र की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाकर केंद्र की ओर से किया जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है उसको भी उठाने में केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है। सुना गृह मंत्री अमित शाह ने जो जानकारी दी, जो आपदा आई है उसके बारे में चमोली में उन्होंने बताया कि 197 लोग हैं। जो राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 197 लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। हालांकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये जानकारी सामने रखी कि ये जानकारी अभी अलग अलग सूत्रों से जुटाई गई है, इसमें कोई परिवर्तन आगे भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 13 गांवों का संपर्क टूट गया था। पुल टूटने की वजह से उस पर तेजी से काम चल रहा है। अलग अलग टीमें जो काम कर रही हैं राहत और बचाव के लिए, उनके बारे में जिक्र किया गृह मंत्री ने बताया कि कैसे नेवी की टीम भी इसमें शामिल है, एयरफोर्स की टीम शामिल है, सभी लोग इसमें शामिल हैं। अलग अलग टीमों को शामिल किया गया है, अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनको शामिल किया गया है ताकि सभी एक साथ मिलकर काम करें। नेवी की गोताखोर टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद है। प्रभावित इलाकों में बिजली को अब बहाल कर दिया गया है। जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन है, पुलिस है, वो सब भी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। केंद्र की ओर से 467 करोड़ की जो राहत की राशि है वो दी गई है। नेवी की गोताखोर टीम कैसे राहत और बचाव में जुटी हुई है इसकी जानकारी भी गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। डीआरडीओ की टीम भी यहां पर मौजूद है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। हमारे साथ मेहमान लेकिन लगातार बने हुए हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय कुमार जी मौजूद हैं, पूर्व डीजी हैं एनडीआरएफ के। स्वागत है आपका सर। हमारे साथ प्रोफेसर एपी डिमरी मौजूद हैं, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज जेएनयू से ताल्लुक रखते हैं। चेंजिंग वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इन नॉर्दर्न इंडिया विद हिमालयन ग्लेशियर रिट्रीट, खास तौर पर इस क्षेत्र में उनका बहुत काम है और योगदान है। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे सहयोगी पुनीत हमारे साथ मौजूद हैं जो रेणी गांव से हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ कुमार कुंदन मौजूद हैं जो तपोवन का जो टनल है जहां पर काम चल रहा है उसके ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां से वो हमें हर अपडेट और जानकारी दे रहे हैं। लेकिन संजय कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि गृह मंत्री ने अभी जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने बताया कैसे अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं। हमें कुछ देर पहले कुमार कुंदन ने भी बताया कि अभी नेवी की जो टीम है, मार्कोस कमांडो है, उनको बुलाया गया है क्योंकि वो देख सकते हैं कि कहां से पानी आ रहा है और उस स्रोत को रोकें ताकि यहां पर उस तरह की जो बार बार पानी के आने की वजह से दिक्कत हो रही है वो ना हो। तो ये मल्टीपल एजेंसीज का जो योगदान है इस आपदा के समय में राहत और बचाव के काम में वो कितना अहम होता है और उसको कितनी तेजी से किया गया है, अभी तक क्या आप आकलन कर पा रहे हैं? जी हाँ, इसमें बहुत से लोग अभी भी मिसिंग बताए जाते हैं और बहुत सारे जो हैं वो ट्रैप्ड हैं, जैसा कि आपने बताया। तो ऐसे स्थिति में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बहुत ही अहम भूमिका हो जाती है ऐसी टीम्स की जो अपने अपने स्ट्रेंथ के अनुसार अपने कोऑर्डिनेशन आपस में स्थापित करके उसको यथाशीघ्र चालू करें और जहां जैसे भी हो उसको लगातार जारी रखें अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ, ताकि एक जान भी अगर बचती है तो उसकी अहमियत होती है। यहाँ तो बहुत सारे लोग करीब 170 के करीब, जैसा आपने बताया, अभी भी लापता हैं। 30 के करीब डेड बॉडीज मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में न केवल तत्काल का इसको करने की आवश्यकता है बल्कि हमें आगे के लिए भी जब ये अंधेरा होता है तो इसको लगातार जारी रखने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। अब ये विषम परिस्थिति है, डिफिकल्ट कंडीशन में लोग काम कर रहे हैं, टनल के अंदर जाना है, पानी है, मडी वाटर है, तो जो पानी का टेम्परेचर है वो आपको पता होगा कि ये तो सब जीरो टेम्परेचर और ऑलमोस्ट बर्फीला पानी है। और ऐसी स्थिति में दुर्गम स्थान पर इस ठंड में, ऐसे दिनों में जबकि वहां पर सब जीरो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, ऐसे में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये सारी टीम्स स्पेशलाइज्ड हैं और अपने अपने स्ट्रेंथ के अनुसार मुझे उम्मीद है कि वो कोऑर्डिनेट करके आपस में वहां पर बिल्कुल संजय जी, और उसी तरह का कोऑर्डिनेशन
दिखाई भी दे रहा है, ग्राउंड पर वही कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा है। हम ताज़ा तस्वीरें दिखा देते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है टनल के बाहर की, और टनल से जो तस्वीरें मिल रही हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें कुछ समय पहले की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है। और देखिए यहाँ पर नेवी की मार्कोस टीम भी पहुंची है, कमांडोज की टीम है, मार्कोस टीम इंडियन नेवी की, वो पहुंची है, जिसके बारे में हमें जानकारी दी कुछ देर पहले कुमार कुंदन ने। कुमार कुंदन, हम तस्वीरें भी अब दिखा रहे हैं, इसकी जानकारी गृह मंत्री ने भी दी है संसद को कि इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडोज की टीम पहुंची है। निश्चित रूप से सुमेरा, और थोड़ी देर पहले जो टीवी 9 के दर्शकों को हम जानकारी दे रहे थे, उस जानकारी पे केंद्रीय गृह मंत्री भी मुहर लगा रहे थे और बता रहे थे कि हमने तस्वीरों में दिखाया, क्योंकि बार बार इसके अंदर जो टनल है, इस टनल के अंदर से जो है डेब्रिस जब निकल रहा है तो उसमें वाटर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत परेशानी हो रही है रात में। तो नेवी की ये मदद ली जा रही है कि उस डिस्चार्ज वाटर को कैसे रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर अंदर की कोई और ऐसी जानकारी हो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो है महारत हासिल होता है पानी के क्षेत्र में, अगर हम कहें कि काम वाम करने के लिए, और मार्कोस कमांडो का बेहद रोल है। तो अभी वो लोग अंदर गए थे और उन्होंने जो है यहाँ के अंदर का सर्वे किया है और अभी बाहर निकले। हालांकि आधिकारिक रूप से उन्होंने कुछ हमसे बात नहीं की है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राहत बचाव कार्य में मार्कोस को भी शामिल किया गया है। और ये चूंकि सबसे बड़ी परेशानी सुमेरा ये आ रही है कि जैसे हम बात करें कि जैसे ही डेब्रिस निकाला जाता है, जितना डेब्रिस निकाला जाता है उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर पानी की वजह से दोबारा डेब्रिस आ जाता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से पानी को रोका जा सके और पानी को रोक करके जो है यहाँ पे जो है उस डेब्रिस को ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके, ताकि बिल्कुल कुमार, और ताकि तेजी से काम को किया जा सके। कुछ लोग बिल्कुल, हम वापस आपके पास आते हैं कुमार। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एपी डिमरी मौजूद हैं। प्रोफेसर डिमरी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि डीआरडीओ की टीम यहाँ मौजूद है और वो अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं एग्जैक्ट तौर पर कि क्या वजह रही इस तरह की घटना होने के पीछे। आपका क्या आकलन है, क्योंकि बातें तमाम तरह की हो रही हैं कि क्या क्या वजह रही होगी। बहुत समय पहले से एनवायरमेंटलिस्ट कहते रहे हैं कि हम इस तरह की आपदा के बस मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन अभी इस मौसम में इस तरह की घटना होने के पीछे क्या वजह? थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजास्टर का इवेंट हमने देखा है कि अभी जो हम देख रहे हैं इसमें सही कहा है आपने कि अभी भी क्लैरिटी बहुत नहीं हो रही। हम लोग आपस में भी बात कर रहे हैं जो इस विषय पे रिसर्च करते हैं, और हमने जो इसमें से इनिशियल फैक्ट्स जो कलेक्ट कर पा रहे हैं, जो सैटेलाइट की सूचनाएं आ रही हैं, जो हम वहाँ पे आंकड़े विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि शायद कहीं पे जो पानी था वो सब सरफेस पानी हो सकता है, परमाफ्रॉस्ट हो सकता है इस इलाके में, क्योंकि ये 5000 के मीटर के आसपास का इलाका है। और ये जो इतना पानी जो अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर भी जिक्र कर रहे हैं, इतना पानी कहाँ से आ रहा है, इसमें अभी गहन अध्ययन की जरूरत है। लेकिन जो हिमस्खलन टूटा है इसमें कहीं 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। 2-3 चीजें साथ में हुई हैं। ये सिंगल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड नहीं है, इसमें हिमस्खलन हुआ है और लैंडस्लाइड भी हुई होगी। और जहां मेरा अंदाजा है अवलांच में काम करने का, 2-3 दिन पहले अच्छी बर्फबारी भी ऊपर हायर रीचेस में हुई है, तो संभावनाएं पूरी हैं कि वहां पे स्लैब अवलांच भी आया, जिसने मोरेन डिब्रीज एम्बैंकमेंट ऑफ द वाटर उसको स्लरी के साथ नीचे लेके आया, जिसको आप लोग मलबा कह रहे हैं। तो स्लरी आई है, उसमें जो पोर्स में वाटर के प्रेशर के साथ जो वाटर बस्ट हुआ है, ये जानना बहुत आवश्यक है कि तापमान बहुत कम है, बारिश का मौसम नहीं है, तो ये पानी आपको कहीं वहीं उसी बेसिन में कहीं ऊपर मिला है। तो उस बेसिस पे ये बिल्कुल तय है कि ये जो डिजास्टर हुआ है ये 3-4 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के कंजुगेशन के कारण हुआ है, जिसमें अवलांच एक है, लैंडस्लाइड भी कह रहे हैं, और ये भी सुनने में आया है बातचीत में हमारे साइंटिस्ट के बीच में कि कहीं ऊपर हिमस्खलन हुआ है जो उसको टूट के प्रोफेसर डिमरी, हम अपने दर्शकों को अगर ये बता पाएं तो जो आप कह रहे हैं, अगर इसे थोड़ा और आसान शब्दों में बता पाएं तो ये कि कई चीजें मिलकर इतनी बड़ी आपदा हुई है। एवलांच भी ऊपर से आया है, बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से ऊपर से दबाव आया है, लैंडस्लाइड भी हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि कई चीजें मिली और उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, क्योंकि इस मौसम में बारिश नहीं है, उसके बावजूद इस तरह की घटना होना
और तब जबकि बर्फ भी वहां ऊपर के इलाकों में गिर रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। मैं वापस आपके पास आऊंगी सर। हमारे साथ पुनीत शर्मा मौजूद हैं जो रेणी गांव में मौजूद हैं। पुनीत, आपके साथ क्या वहां के लोग मौजूद हैं? क्योंकि हम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके अपने हैं, जिनके बारे में वो जानकारी जुटाना चाहते हैं। उनके जीवन में जिस तरह की तबाही लेकर आई है ये आपदा, क्या वो कह रहे हैं? कितनी उम्मीद उन्हें अभी भी है जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर? देखिए सुमेरा, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा रेणी गांव में जहां मौजूद है। ठीक मेरे पीछे आपको वो पहाड़ी नजर आ रही है जहां पर ग्लेशियर फटा है। इसी पहाड़ी पर, बर्फीली पहाड़ी के ठीक पीछे ग्लेशियर फटा, और मेरे ठीक बराबर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये धौली गंगा नदी जो है वो बह रही है, जहां पर ये पूरा सैलाब आया था और लगभग 200 मीटर ऊपर तक ये सैलाब था। और इस वक्त मैं उन चश्मदीदों के साथ मौजूद हूं, उन खुशकिस्मत लोगों के साथ भी मौजूद हूं जो उस वक्त उस धौली गंगा नदी की तलहटी में मौजूद थे और खेतों में काम कर रहे थे। उनमें से एक ये गोदामरी जी हैं जो उस वक्त मौजूद थी और जिंदा बच गई हैं किस्मत के जरिए। क्या हुआ था, क्या आपने देखा जब वहां ये हुआ? हम नीचे खेत में थे सासौर में, ऊपर से भयंकर पहाड़ टूटा, बड़ा बड़ा चट्टान गिर रहे थे। उसके बाद मैंने देखा नहीं, मेरे को हवा ने उड़ा के इधर फेंक दिया था। आपकी सास जो था वहाँ दब गई थी। एक अच्छा, और कौन कौन था जो वहाँ पे दबे रह गए? फिर एक दूसरे था, वो सास के नीचे में एक घोड़े वाला था, फिर 2-3 मेस वाले थे, ये कंपनी वाले के। अच्छा, कितनी देरी में वो जो तूफान था, सैलाब था, वो आप लोगों तक आया? मिनट भी नहीं लगा, बहुत 1 मिनट भी नहीं लगा उसको आने का। 1 मिनट भी नहीं लगा सुमेरा, यानी कि जब सैलाब की इन्होंने आवाज सुनी तो उधर देखा तो सैलाब आ रहा था। ऐसे देखने तक नीचे ही पहुंच गया वो। पता नहीं, मैं नहीं सोचा मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को उड़ के कोने में फेंक दिया हवा ने। फिर मैं इधर कोने से मैं सीधा यहाँ तक अपना हवा में उड़ के आई। सुमेरा, एक सीन तो ये जो इन्होंने अपनी सास को बहते हुए देखा मलबे में, दूसरा कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी थे जिन्होंने वो आते हुए देखा। आप लोगों ने यहाँ पर मौजूद थे, क्या देखा उस वक्त? यहाँ पर आप लोग यहाँ पर थे, क्या था? ये इनकी जो मदर हैं वो इस सैलाब में बह करके चली गई हैं। सुमेरा, ये वो जगह है जहाँ पर तमाम लोग उस दिन खड़े हुए थे और जब सैलाब आया तो इसी मकान की छत के ऊपर से, वो देखिए आपको रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ठीक ये सामने जो पुल है वो टूटा हुआ है जिसको अभी मरम्मत का काम चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि एक टेम्परेरी पुल बनाया जाए ताकि जो दूसरी तरफ जो 13 गांव का संपर्क टूटा हुआ है उन तक रसद पहुंचा जाए। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो मलबा यहां से रानी गांव से हटाया जा रहा है उसमें से सुबह से लगातार लाशें निकल रही हैं। अभी तक 5 लाशें उसमें से निकल चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ और लोग भी इसमें जिंदा हो सकते हैं और इसीलिए इस मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। आप इस समय वहां मौजूद हैं, ऐसा दिख रहा है जो दृश्य आप दिखा रहे हैं उससे, जहां से तस्वीरें सबसे पहले हम सबने देखी थी, यहीं से वो तस्वीरें कैप्चर की गई थी जो सबने देखी। आप ठीक उस जगह इस समय मौजूद हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पीछे जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो वही तस्वीरें हैं जो तबाही की पहले दृश्य हम सबने देखे थे। जी बिल्कुल, ये वही जगह है जहां पर लोग छत पर मौजूद थे। जब तेज आवाज आई तो सभी लोग अपने कमरे से बाहर निकल के आए और यहां पर खड़े होने के बाद सामने की तरफ देखने लगे तो सामने से सैलाब आ रहा था। ये देखिए आप, नदी बिल्कुल उनके पास में है। कुछ लोग तो डर के मारे अंदर की तरफ चले गए घर के। और सुमेरा, एक भयावह मंजर ये है कि ये लोग जो इस घर में यहां पर रहते हैं इतने ज्यादा खौफजदा हैं, अपने लोगों को खो दिया इन्होंने कि अब वो रात में, यानी इस दिन में यहां जाते हैं और रात में ये जो पहाड़ी आप ऊपर घर देख रहे हैं ये दरअसल पशुओं के लिए बनाई हुई जगह है और यहां पर इन्होंने अपने पशुओं को रखा गया, चरागाह है और रात में ये लोग यहां चले जाते हैं। महज अब से थोड़ी देर में अब ये लोग मतलब अभी भी डर के साए में जी रहे हैं वहां पर लोग। जाहिर सी बात है जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है ये डर लाजमी भी है। हम एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। महातबाही के बाद रेस्क्यू के लिए किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अत्याधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर रडार की भी मदद ली जा रही है। डेप्थ का अंदाजा लगाने के लिए इस रडार का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए ये हेलीकॉप्टर के नीचे जो लटका हुआ आप देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार। इसका इस्तेमाल ये मापने के लिए किया जाता है कि दरअसल कितनी गहराई है
उसको नापने के लिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो रडार है वो अंदाज़ा लगाता है, ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के और अत्याधुनिक जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ये मदद पहुंचाने के लिए और जो राहत और बचाव का काम है उसे तेज़ी से करने के लिए। हम आपको आइए ये भी बताते हैं कि रेस्क्यू के लिए जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजर रडार है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, दरअसल इससे क्या मदद मिलती है, क्या किस वजह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये एक हेलीकॉप्टर के नीचे लगा हुआ जो एक लंबा सा आप उपकरण देख रहे थे, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर रडार। रेस्क्यू के लिए इसकी मदद ली जा रही है और तस्वीरें मेरे इस ओर आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेजर रडार का इस्तेमाल डेप्थ जानने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जहां पर पानी आ गया है, जहां पर स्लज आया है, जहां पर स्लरी आई है, वहां पर कितनी गहराई है इसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के सहारे काम करता है ये रडार, यानी इस रडार के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं जिसके जरिए ये रडार काम करता है। हेलीकॉप्टर में एक रडार लगा होता है और रडार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बाहर निकलती हैं। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए ये हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे आप जो लटका हुआ उपकरण देख रहे हैं यही वो उपकरण है जिसकी मदद से ये नापा जाता है कि कितनी गहराई है नीचे जो नदी है या जहां पर पानी है, जहां पर आपको राहत का काम करना है उसके लिए। इस रडार को जमीन के जितना करीब ले जाया जाएगा उतना ज्यादा सही डेप्थ का पता लग चलता है। तो इस हेलीकॉप्टर को बहुत नीचे तक ले जाया जाता है और अंदाजा लगाया जाता है इसको जितना पास तक आप लेके जाएंगे, जिस जगह की डेप्थ आपको नापनी है उसके लिए ये मददगार है, क्योंकि जमीन के अंदर से भी एक तरंग निकल रही होती है, उनको ये कैच करते हैं और रडार के अंदर से एक तरंग निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, उसके जरिए ये पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं। ये रडार जमीन के अंदर से निकल रही तरंगों के माध्यम से डेप्थ का पता लगा लेता है। हमारे साथ कुमार कुंदन मौजूद है। कुमार, हम देख रहे हैं कि मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ मल्टीपल एजेंसीज नहीं, अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि तेजी से काम को किया जा सके। निश्चित रूप से सुमेरा, और जिस आप एपरेटस की बात कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा। जैसे कि ये हमारे बगल में एक आप जगह देख लीजिए, दूसरी तरफ पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है और इसकी तरफ गाद है। अब इस गाद के डेप्थ कितना है इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, सिर्फ एक मतलब अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है इतना फिट होगा, इतना फिट होगा, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती। कुछ यही हाल अगर हम आगे की बात करें तो वहाँ भी कुमार, आपको एक बार फिर रोक रहे हैं, अमित शाह इस वक्त एक बार फिर सदन को संबोधित कर रहे हैं, सीधे वापस रुख करते हैं संसद का। सत्य से बहुत दूर है, इसलिए इसको रिकॉर्ड पर से ये आपसे दादा बैठी है, ये दादा आप टीचर बन जाइए, बाद में मैं आपका विद्यार्थी बनता हूँ। मान्यवर इसको आपके घर है, आप प्रोफेसर में बैठ जाइए। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा कर रिकॉर्ड को करेक्ट करना चाहिए, और करेक्ट करने के लिए मैंने जो बात करी है, ये फोटोग्राफ और शांति निकेतन के उपकुलपति का पत्र जो है इसको रिकॉर्ड पर रखने की आप मुझे अनुमति दीजिए। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं, माननीय सदस्य सभा पटल पर रख सकते हैं। मुझे मौका देना चाहिए। अमित शाह जी कह रहे हैं कि नागदा साहब जो नहीं है उनकी शाह जवाब दे रहे थे, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया गया है। जवाब दे रहे थे गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने ये जानकारी दी कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उसी स्थान पर प्रणब दा, राजीव गांधी सब बैठ चुके हैं और उनकी कही हुई बात का मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं, इसलिए नड्डा जी के नाम का मैंने जिक्र नहीं किया है, उन्होंने गलत जिक्र किया है वो मैंने मेंशन किया। ओके। पश्चिम बंगाल का मुद्दा जिस पर राजनीति हो रही है, अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान का, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि ये आरोप बेबुनियाद और गलत हैं। उसी कुर्सी पर पहले राजीव गांधी बैठ चुके हैं, प्रणब मुखर्जी बैठ चुके हैं, उसी कुर्सी पर वो बैठे थे, लेकिन ये कहना कि अपमान किया गया ये गलत है। एक बार फिर वापस अपनी खबर का रुख करते हैं जिस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। चमोली का घटनाक्रम, TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर टनल में फंसे लोगों की पोजीशन कैद की गई है। 34 लोगों के टनल में एक जगह होने की उम्मीद है, ये बड़ी खबर आ रही है। 3 लोगों के दूसरे बड़ी टनल में एक जगह होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। टनल के लेआउट से सामने आई अंदर की 3D तस्वीरें, और ये बड़ी जानकारी है इस वक्त
की इसी जानकारी और इसी अच्छी खबर का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे थे। जानकारी अब ये मिल रही है और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी मददगार साबित हो। टनल के अंदर से 3D इमेजेस सामने आई हैं। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर टनल में फंसे लोगों की पोजीशन क्या है ये कैप्चर किया है हमने। 34 लोगों के टनल में एक जगह होने की उम्मीद है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये टनल किस तरह का ये टनल है। इसके अंदर एक मुहाने पर जाकर एक दूसरी टनल बन जाती है, 2 सुरंगें हो जाती हैं। छोटी सुरंग है इस तरफ और इसके अंदर जो लेआउट है उसके जरिए जो जानकारी मिल रही है 3D पोजीशन मापी गई है। ये बड़ी सुरंग है एक तरफ, दूसरी तरफ जो उसके आगे जाकर जहां पर डिवाइड होती है सुरंग 2 छोटी सुरंगों में बढ़ जाती है। अब जानकारी ये मिल रही है 3D इमेजिंग के जरिए कि 34 लोग एक तरफ हो सकते हैं और बाकी लोग दूसरी तरफ हो सकते हैं। हमारे साथ IPS ऑफिसर मंजुनाथ जी हैं। सर मुझे प्लीज बताइए ये जो पूरा लेआउट है ये क्या है, कैसे पानी घुस रहा है, कहाँ लोग फंसे हुए हैं, आप कहाँ पर पहुंचे हैं, वो जरा बताइए मुझे। देखिए ये बहुत ही रफ डायग्राम है, इस पर एक्शन प्लान्स भी हो गया है तो आप समझ नहीं पाएंगे, बट मोटा मोटी हम बता देंगे। जो ये डैम दिख रहे 3 वो डैम है जो डैम टूटा हुआ है। तो उस डैम से वो पानी रुकने के बाद वो साइड से आके ये 4 जो टनल्स है इनलेट टनल्स में आना था। इनलेट के बाद SFT बनता है, SFT डाउन से आके 560 मीटर्स तक आता है। तो एक तो वो हो गई। एक मेन टनल है जहाँ से वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है टरबाइन को रन करना था, वो है दैट इज बियॉन्ड 200 मीटर्स फ्रॉम द 4 टनल्स। तो वहाँ से आने के बाद ये जो है इस ऑडिट टनल से वो कम्युनिकेट करता है वो। तो हमारा अप्रोच अभी ये है जो आप सब नीचे जाके वीडियो ले रहे हैं। इस समय जहां पर ऑपरेशन चल रहा है वो ये जगह है जहां पर कल से ऑपरेशन हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, मतलब 120 मीटर तक। 20 मीटर तक 180 मीटर के बाद यहाँ पे एक बेंड है जी, प्रॉपर बेंड आता है। उस बेंड में हम अज्यूम कर रहे हैं कि लोग जो यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे नीचे से जो SFT से स्लश आ गया होगा तब वो ऊपर की तरफ आ गए होंगे। सो दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग द बेस्ट केस सिनेरियो एंड वी आर पुशिंग इट अहेड कि हमने 180 मीटर का तक पहुंचेंगे तो विल गेट ए फेयर आइडिया। उसके बाद जो है हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो आपने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। जहां पर हो रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन उसका मैप हमें दिखा रहे थे विपिन चौबे के साथ मौजूद अधिकारी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या अहमियत रखते हैं अगले 12 घंटे। टनल में अगले 12 घंटे बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। राहत की खबर यह है कि 120 मीटर अंदर तक पहुंच चुकी है टीम और सिर्फ 60 मीटर और जाना बाकी है। जो हमने अभी आपको एक मैप के जरिए भी वहां पर दिखाया, जो अधिकारी मंजूनाथ मौजूद थे उन्होंने बताया कि कहां तक पहुंच चुके हैं। 120 मीटर तक पहुंच चुके हैं, 60 मीटर और जाना है। अंदर से बाहर आने में समय लग रहा है क्योंकि एक ही गाड़ी एक समय में अंदर जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मलबा था उसे हटाया गया है। लेकिन उसके बावजूद इतना रास्ता नहीं बना है कि वहां पर 2 गाड़ियां जा सकें। एक ही गाड़ी अंदर जाती है फिर वो बाहर आती है। टनल में चल रहे पूरे ऑपरेशन के लिए अगले 12 घंटे बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। टनल में जहां पर लोगों के भागकर छिपने की उम्मीद है उसी जगह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, उसी जगह पहुंचने की कोशिश जारी है कि वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो बचाव के लिए भागकर जो साइड में टनल बन रही है वहां तक गए होंगे वो मजदूर जो वहां काम कर रहे थे। NTPC ने अंदर काम कर रहे लोगों के लिए किसी भी तरह के सायरन या अलार्म की व्यवस्था नहीं थी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि किसी भी तरह के अलार्म या सायरन की व्यवस्था वहां पर नहीं थी ताकि उनको जानकारी मिल सके जो अंदर काम कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन 3 जगहों से पानी, मिट्टी और कीचड़ टनल के अंदर गया है। ये जानकारी है। 2 अलग अलग जगहों पर लोगों के फंसे होने की आशंका है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 2 जगह हो सकते हैं लोग। अभी तक 120 मीटर अंदर तक पहुंच चुका है राहत दल और अभी बचाव कर्मियों को 60 मीटर और अंदर तक जाना है। जल्द ही 34 लोगों तक पहुंच सकती है राहत में जुटी हुई टीम और ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी है कि जल्द ही पहुंच सकते हैं वहां तक वो तमाम लोग जो राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। हमारे साथ उमाकांत जी भी बने हुए हैं। उमाकांत जी, हम लगातार देख रहे हैं कि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब और भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि सायरन का बंदोबस्त नहीं था ताकि लोगों को जो अंदर काम कर रहे थे उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जा सके। अब ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे संतुलन बनाया जाए विकास में भी, पर्यावरण के संरक्षण में भी। देखिए जो चीजें सामने आ रही है पिछले 48 घंटे से, आपके स्टूडियो में भी हमने इस मुद्दे पर शुरुआत में चर्चा की थी 2 दिन पहले। हालत ये है कि देखिए ये तो जो ऑपरेशन है, जो वहां रिलीफ दी जा रही है टनल्स के अंदर, एक तो बात बहुत साफ हो रही है कि
कोई कम्युनिकेशन, कोई डिजास्टर होने की सूरत में कोई जो टनल के अंदर फंसे हैं जो लोग, उनके और बाहरी दुनिया के बीच में कम्युनिकेशन के बारे में सोचा नहीं किया है। तो ये बड़ा फॉल्ट है, टेक्निकल जिसको कहते हैं सेफ्टी फॉल्ट है ये जो परियोजना बनाने वालों का है कि उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी। और इस तरह की चीज़ों में, जिस तरह के डिफिकल्ट टेरेन में ये परियोजना पर काम चल रहा था और दिन रात काम चल रहा था, और इनको लग रहा है कि एक लक्ष्य पूरा करने की बहुत जल्दीबाजी थी कि ये लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो सेफ्टी एक टनल के भीतर और टनल के बाहर की जो सेफ्टीज है, उन सेफ्टीज के बारे में भी पर्याप्त ढंग से नहीं सोचा गया कि किस तरह से वहां पर अगर कोई घटनाक्रम घट गया तो वहां कैसे रिलीफ होगी, कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। और कोई देखिए कि जैसे वहाँ उनके पास सायरन की व्यवस्था होती है। हर एक टनल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सायरन की भीतर से सायरन बजाया जाता है। ऐसा लगता है कि भीतर से कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं था कि वो सायरन बजा करके अपनी लोकेशन के बारे में, अपने बारे में, और जैसे 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हादसे के बाद, क्योंकि उनके पास जो भीतर जो वर्कर है उनके पास ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन का जो स्तर है, जो उनकी जो भंडार है, वो लगातार कम हो जा रहा है। तो आने वाले कुछ घंटों तक ही उनके पास लाइफ बची हुई है। अगर तत्काल कोई कदम नहीं पहुंचा, तत्काल कोई राहत नहीं पहुंची, तो जो भीतर इसकी भी जांच होनी चाहिए, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या बंदोबस्त थे, किन मापदंडों का पालन नहीं किया गया। और जी, और एक और महत्वपूर्ण बात है इस पूरे क्षेत्र के लिए कि देखिए ये तात्कालिक और दूरगामी एक चुनौती पैदा हो गई है। उस क्षेत्र में, उस अंचल में जो लोग रह रहे हैं, उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। उनकी जो खेती बाड़ी, गांव और उनके जो पशुधन है, उसके अलावा उनके पास कोई जिंदा रहने का कोई आधार नहीं है। और पुल जो आने जाने का जो पुल था वो भी तबाह हो चुका है। तो उनके जो आवागमन, तो उनकी जिंदगी पर एक दूरगामी असर पड़ा है, बहुत खतरनाक असर पड़ा है। उनके बच्चे मतलब दूर तक प्लानिंग करनी पड़ेगी सरकार को भी मदद, सिर्फ फौरी मदद नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, फौरी मदद नहीं, आगे तक मदद देनी होगी क्योंकि बहुत प्रभावित होगा ये पूरा इलाका। लेकिन साथ ही ये बड़ी चुनौती है, जो बड़ी चुनौती लगातार हमेशा ही बनी रहती है कि आप विकास कितनी तेजी से करेंगे और पर्यावरण का संरक्षण भी कैसे साथ साथ हो, लोगों को आजीविका भी मिले लेकिन उनके जीवन पर भी कोई खतरा ना बने। एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर वापस चर्चा का रुख करेंगे। महातबाही से बच गए लोगों तक मदद पहुंचाने में भारी परेशानी हो रही है। गांवों में पहुंचाए जा रहे हैं राशन और जरूरी सामान, लेकिन दिक्कतों का सामना हो रहा है। रैणी में मलारी हाईवे पर पुल बहने से 13 से ज्यादा गांव हैं जिनका संपर्क कट गया है। जुगाजू और जुवागबर गांव की हालत ज्यादा खराब है, वहां तक रसद नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि ऐसे 13 गांव हैं जिनका संपर्क टूट गया है पुल टूटने की वजह से। तो जिसकी बात कर रहे थे हमारे साथ मौजूद मेहमान कि ये जो अभी जो राहत और बचाव का काम है, एक तरफ जिंदगी बचाने के लिए जंग लड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो गांवों में मौजूद हैं उन तक भी आपको राहत और बचाव के लिए उन तक भी राशन पहुंचाना है, उन तक भी मदद पहुंचानी है, उन तक मेडिकल एड पहुंचानी है, ये सब भी काम लगातार करना है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जिंदगी बचाने के साथ राहत का इंतजाम किस तरह से किया जा रहा है। आईटीबीपी की 8वीं बटालियन राशन और जरूरी सामान लेकर पहुंची है। यानी एक तरफ आईटीबीपी के जवान जहां पर राहत और बचाव के काम में जुटे हैं, वहीं राशन भी पहुंचा रहे हैं। जुगाजू और जुवागबर गांवों में राशन और जरूरी सामान बांटा गया है। ये वो 13 गांव, उनमें से 2 गांव हैं जहां तक पहुंच नहीं हो पा रही है इस समय आसानी से, और लोग वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि पुल की वजह से संपर्क टूट गया है। जुगाजू और जुगागबर गांव धौली गंगा में बाढ़ के कारण मुख्य मार्ग से कट गए हैं, पुल टूट जाने की वजह से ये कट गए हैं दोनों गांव। रैणी में मलारी हाईवे पर पुल बहने से 13 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है और यहां के लोगों के सामने और ज्यादा बड़ी दिक्कतें हैं क्योंकि वहां राशन नहीं पहुंच रहा है, वहां पर और जरूरी सामान नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा लाता गांव में 75 और भंग्यूल में 25 पैकेट राहत सामग्री बांटी गई है। राहत सामग्री में खाने का सामान और दूसरी चीजें शामिल की गई हैं ताकि लोगों तक राहत और बचाव का जो काम है वो तेजी तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि एक तरफ आपको जिंदगी बचानी है, वहीं दूसरी तरफ गांवों में जो लोग मौजूद हैं उन तक भी आपको ये जो सामग्री है वो पहुंचानी है क्योंकि उनका संपर्क पुल से टूट गया है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका रुख करते हैं। प्रोफेसर डिमरी, ये भी बड़ी चुनौती है कि आपका पुल से आपका संपर्क टूट गया है, गांवों तक आपको जो राहत और बचाव तो करनी है लेकिन लोगों तक राशन भी पहुंचानी है। ये जो पूरी टोपोग्राफी है इस इलाके की, वहां पर तमाम तरह की दिक्कतें सामने हैं। जी सुमेरा जी, बहुत सही बात आपने कही कि जो
फिजियोग्राफी और ज्योग्राफिकल लोकेशन है माउंटेन स्टेट्स की, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी इंटरलिंकिंग कैसे हो। पुलों का ना होना वो पूरी व्यवस्था को भंग कर देता है, न केवल राशन सामग्री, बच्चों का स्कूल जाना, आवाजाही और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। चूंकि मैं एक छोटे से गांव में उत्तराखंड का रहने वाला हूं और मैं इस चीज को महसूस भी कर सकता हूं। और ये चीज बहुत समझने वाली है कि पॉलिसी प्लानिंग में हम लोग को ये डिजास्टर का इंक्लूजन करना पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम में जो भी गांव हैं, देहात हैं, कोई भी रहने वाले बाजार हैं, वो पॉलिसी प्लानिंग में कैसे उनको हम भविष्य में इस तरह से इसी के बारे में प्रोफेसर डिमरी, इसी के बारे में हमारे साथ संजय कुमार जी मौजूद हैं जो पूर्व डीजी एनडीआरएफ के, उनसे बात करते हैं। संजय कुमार जी, ये बड़ी चुनौती है, एक तरफ आपको जिंदगी बचानी है, एक तरफ जो जिंदगियां मौजूद हैं उन तक भी आपको राशन और जरूरी सामान पहुंचाना है। जी हाँ, ऐसी स्थिति में सिविल सप्लाईज रेस्टोर करना, आवश्यक सामग्री पहुंचाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको ये सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके और उनका जीवन किस तरह से सामान्य बनाया जा सके। मैं समझता हूं कि हेलीकॉप्टर द्वारा तत्काल या तात्कालिक रूप से रसद सामग्री पहुंचाई भी जा रही है, लेकिन ये आवश्यक है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर टूट गए हैं, प्रभावित हुए हैं, उनको रेस्टोर किया जाए। मैं समझता हूँ कि जो ये एवलांच वाला क्षेत्र था, निश्चित रूप से ये वल्नरेबल रहा होगा और वहाँ जो हम इतने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे, इतने महत्वपूर्ण पावर प्लांट्स वहाँ बनाए जा रहे हैं, तो उन सब के बीच में ये वल्नरेबिलिटी का एनालिसिस अवश्य हुआ होगा। ये जहाँ लैंडस्लाइड हो, जी हाँ, ये तो अब जांच का विषय है। ये तो और बहुत सी जो रिपोर्ट्स हैं आगे सामने आएंगी कि कितना असेसमेंट किया गया था वनरेबिलिटी का और उसकी कितनी तैयारी की गई थी। हालांकि जिस तरह से अभी राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, ये लगातार इसकी चर्चा भी हो रही है कि बहुत हद तक तैयारी थी, ज़रूर तेज़ी से काम किया गया है, लेकिन इस पूरे इलाके में विकास और पर्यावरण संरक्षण को कैसे उसका सामंजस्य बनाया जाए, ये बड़ी चुनौती रही है हमेशा से और अभी भी है। उसी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये बड़ी बात है और उसी को लेकर लोगों के मन में भी सवाल बार बार उठते हैं कि दोनों चीजें होनी चाहिए, विकास भी होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण भी होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फुल एंड फाइनल में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।